दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम व्यंजन ध्वनियों के वर्गीकरण को पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने वीडियो में स्वर के वर्गीकरण को पढ़ाया था। व्यंजन ध्वनियाँ वे हैं जिनके उच्चारण में स्वर ध्वनियों का सहयोग अनिवार्य होता है। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि व्यंजन ध्वनियाँ जो है वह स्वर ध्वनियों के सहयोग से बोली जाती है। निःश्वास की वायु मुख विवर से अबाध गति से निकल नहीं पाती, वरन बाधित होने के कारण घर्षण करते हुए बाहर आती है। तो व्यंजनों का वर्गीकरण हम निम्न आधार पर कर सकते हैं। इसको हम देखते हैं कि किन किन आधारों पर हम व्यंजन का वर्गीकरण कर सकते हैं। इनमें से पहला आधार है प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण। प्रयत्न के आधार पर, फिर दूसरा है स्थान के आधार पर, तीसरा स्वर तंत्रियों के आधार पर, चौथा है प्राणत्व के आधार पर, पांचवा है अनुनासिकता के आधार पर, छठवां है संयुक्तता के आधार पर और सातवां वर्गीकरण है मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर। तो दोस्तों, अब बारी बारी से हम सभी आधारों को देखेंगे जिससे हम इन्हें अलग कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण। इस आधार पर व्यंजनों को निम्नलिखित वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। तो इस आधार में विभाजन के पहले हम यह जान लेते हैं कि जो व्यंजन हैं उन्हें किस प्रकार बांटा गया है। दोस्तों, जो व्यंजन हैं उसको हम पंचम वर्ग में देखते हैं। पंचम वर्ग अर्थात व्यंजनों को 5-5 वर्गों में बांट दिया गया है। जैसे क से अंगा तक, क ख ग घ अंगा। फिर च वर्ग च छ ज झ य। फिर ट वर्ग ट ठ ड ढ ण। त वर्ग में त थ द ध न और प वर्ग में प फ ब भ म। तो जब हम व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे तो इन्हीं जो 25 वर्ण हैं इनको ध्यान में रखेंगे और बाकी के जो कुछ छूट गए हैं वो भी आते रहेंगे। तो प्रयत्न के आधार पर जो पहला वर्गीकरण है वह है स्पर्श। तो जिससे उच्चारण के समय मुख के दो भिन्न अंगों, दोनों ओष्ठ, नीचे का ओष्ठ और ऊपर के दांत, जीभ की नोक और दांत आदि एक दूसरे से स्पर्श की स्थिति में हों। कहने का अर्थ यह है कि जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के समय हमारे अलग अलग अंग, जैसे दोनों ओष्ठ उच्चारण करते समय, नीचे का ओष्ठ और ऊपर के दांत, जीभ की नोक और दांत, ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हों। तो इसी जो स्पर्श करती हुई स्थिति है इसके अनुसार स्पर्श व्यंजन कहेंगे। तो क, ट और प वर्गों की प्रथम जो 4 ध्वनियाँ हैं उन्हें हम स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। तो स्पर्श व्यंजन में कौन कौन सी आ जाएगी? क वर्ग की प्रथम 4 अर्थात क, ख, ग, घ। उसी प्रकार ट वर्ग की ट, ठ, ड, ढ और प वर्ग की प, फ, ब, भ। ये जो ध्वनियाँ हैं यह स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगी। इसके बाद हम आते हैं संघर्षी, जिनके उच्चारण में मुख के 2 अवयव एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। मुख के जो 2 अवयव है वो एक दूसरे के निकट आते हैं और वायु निकलने का मार्ग संकरा हो जाता है, तो वायु घर्षण करके निकलती है। तो ऐसे व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन। अर्थात जब हम ऐसे वर्णों का उच्चारण करते हैं जिससे हमारा मुख का जो अवयव है वह संकरा हो जाता है, तो वायु जो हमारी निश्वास वायु निकलती है वो क्या है? घर्षण करते हुए निकलती है। इसी आधार पर हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं।
तो संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं इसको देख लीजिए, स, श और श। इसके अतिरिक्त और भी व्यंजन आते हैं, इसको हमने एक टेबल के रूप में जमा कर बताया है, उसको आप देख सकते हैं। आगे हम और भी बताएंगे। देखिए, तीसरा है स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी कहने का अर्थ यह है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में पहले स्पर्श फिर घर्षण की स्थिति हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, स्पर्श संघर्षी। तो इसका उदाहरण है च, छ, ज, झ, अर्थात जो च वर्ग है, इसके जो प्रथम 4 वर्ण हैं, इन्हें हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। फिर आते हैं नासिक्य। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में दांत, ओंठ, जीभ आदि के स्पर्श के साथ वायु नासिका मार्ग से बाहर आती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, नासिक्य व्यंजन। अब इसका उदाहरण हो जाएगा जो 5 वर्ग हैं, जैसे क, च, ट, त, प, इन पांचों वर्गों की जो 5वीं ध्वनियाँ हैं, पांचों वर्गों की ये जो 5वीं ध्वनियाँ हैं, जैसे अंग, य, ये सभी, अंगा हो गया, य हो गया, ण हो गया, न हो गया और म, तो ये सभी किस वर्ग में आएगी, नासिक्य के वर्ग में आएगी। तो इन ध्वनियों को, इन पंचम वर्ग के जो आखिरी 5वां वर्ण है, इनको हम क्या कहेंगे, नासिक्य वर्ण कहेंगे। समझ आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट में जाते हैं, अलगा विभाजन है पार्श्विक। पार्श्विक ध्वनियाँ किसको कहेंगे, इसको हम देखते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख के मध्य 2 अंगों के मिलने से वायु मार्ग अवरुद्ध होने के बाद जीभ के एक या दोनों ओर से वायु बाहर आती है, उन्हें हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि ऐसे व्यंजन का उच्चारण करते समय जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे जीभ के दोनों अगल बगल से हवा निकलती है उसके उच्चारण के दौरान, तो इसको हम पार्श्विक व्यंजन में रखते हैं। जैसे हो गया ल, आप उच्चारण करके समझते जाइए, इससे आपको आसानी होगी। फिर 6वां विभाजन है लुंठित या प्रकंपी। जिनके उच्चारण में जीभ बेलन की भांति लपेट खाती है, जैसे र ले सकते हैं। तो र का आप उच्चारण करेंगे तो आपका जीभ आपके तालू से लपेट खाएगी, लुंठित होगी। इस कारण हम इसको क्या बोलते हैं, लुंठित व्यंजन। र ध्वनि को यदा कदा प्रकंपित रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है, इसको प्रकंपी व्यंजन भी बोला जाता है। 7वां आते हैं उच्छिप्त। तो उच्छिप्त किसे कहते हैं, इसको देखते हैं। जिसके उच्चारण में जीभ की नोक झटके से तालू को छूकर वापस आ जाती है, उन्हें उच्छिप्त ध्वनि कहते हैं। जैसे ढ़, ढ़, तो ये देख सकते हैं, ढ़, ढ, ये देख सकते हैं। इसके उच्चारण में हमारा जो जीभ है, जीभ का नोक है, वो तालू को छूकर वापस आ जाता है। फिर 8वां आते हैं अर्धस्वर। जिन ध्वनियों के उच्चारण प्रकृति स्वर और व्यंजन के मध्य होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अर्धस्वर। अर्थात ये जो ध्वनियाँ हैं, इनका जो उच्चारण जब हम करते हैं तो उच्चारण करते समय वो स्वर और व्यंजन दोनों के मध्य में आता है। जिनका उच्चारण स्वर के समान शुरू होता है किंतु व्यंजन के निकट होता है, तो स्वरों के समान इनकी मात्रा भी नहीं होती, इसीलिए इन्हें हम किस में रखते हैं, व्यंजनों में रखते हैं। तो अर्ध स्वर के अंतर्गत केवल 2 वर्ण आते हैं, य और व। तो दोस्तों, इस तरह से हमने व्यंजन का पहला वर्गीकरण प्रयत्न के आधार पर देखा। अब आगे चलते हैं, दूसरा वर्गीकरण है स्थान के आधार पर। स्थान कहने का अर्थ यह है कि हमारा जो मुख है, मुख गुहा है,
उसका प्रयोग के आधार पर हम व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। अर्थात हमारे जो मुख गुहा में जैसे जीभ हो गया, दांत हो गया, ओंठ हो गया और हमारा जो तालु हो गया, इन सभी के माध्यम से किस स्थान से जो व्यंजन है उसका उच्चारण फूटता है, इसके आधार पर हम स्थान को लिए हैं। तो स्थान के आधार पर वर्गीकरण में पहला है स्वर यंत्र मुखी। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर यंत्र मुख से हो उसको हम क्या बोलेंगे? स्वर यंत्र मुखी। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में जो उच्चारण के अवयव हैं उनका वीडियो डाला है, तो आप उनसे समझ सकते हैं कि स्वर यंत्र मुख कहाँ होता है, जिह्वा मूल कहाँ होता है, कंठ, तालव्य, ये सब कहाँ होता है, इसका ज्ञान आपको हो जाएगा। तो स्वर यंत्र मुखी में हम ह को रख सकते हैं। यह स्वर यंत्र मुख से उत्पन्न होता है, इस कारण ह क्या है? स्वर यंत्र मुखी व्यंजन है। इसके बाद हम आते हैं जिह्वा मूलीय। तो जिनका उच्चारण जीभ के मूल भाग से होता है इसको हम क्या बोलेंगे? जिह्वा मूलीय व्यंजन। तो जैसे क, ख, ग, इन सभी का आप बोलकर उच्चारण कीजिए तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि इसका उच्चारण जिह्वा के मूल भाग से हो रहा है। तीसरा है कंठ। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ से होता है, कंठ अर्थात हमारा जो गला है उसमें जो निकला हुआ भाग है उसको हम क्या बोलते हैं? कंठ। तो कंठ के स्थान से व्यंजनों का उच्चारण होता है, तो ऐसे व्यंजनों को हम क्या बोलते हैं? कंठ व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कोमल तालु से स्पर्श करता है। तो जो इसका उदाहरण है, उदाहरण के रूप में जो क वर्ग है, क वर्ग के जो पांचों वर्ण हैं क, ख, ग, घ, अंग, इनको हम कंठ वर्ग में रखते हैं, इनको हम कंठ व्यंजन कहते हैं। उसके बाद है तालव्य। तालव्य से अर्थ है तालु भाग का। तो जिनका उच्चारण जीभ के अग्रभाग के द्वारा कठोर तालु का स्पर्श से होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? तालव्य व्यंजन कहते हैं। कठोर तालु अर्थात जो हमारा दांत है, दांत के ऊपर मसूड़े हैं, मसूड़े के ऊपर मूर्धा है और मूर्धा के ऊपर का भाग क्या कहलाता है? कठोर तालु। तो कठोर तालु का स्पर्श जब हमारे जीभ के अग्र भाग से होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? तालव्य। तो जितने भी जो च वर्ग के व्यंजन हैं, च वर्ग के जितने भी वर्ण हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तालव्य। और साथ में जो शक्कर का श है उसको हम क्या बोलते हैं? तालव्य। तो च वर्ग में च, छ, ज, झ, य, ये सभी वर्ण तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर आते हैं मूर्धन्य। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण मूर्धा से होता है, इस प्रक्रिया में जीभ मूर्धा का स्पर्श करती है। जैसे ट वर्ग, तो ट वर्ग के जितने भी वर्ण हैं मूर्धन्य व्यंजन कहलाएंगे। उच्चारण करके देखिए, ट, ठ, ड, ढ, ण। तो जितने भी जो वर्ग है, जितने भी वर्ण हैं, ये मूर्धन्य कहलाते हैं। उसी प्रकार जो षटकोण का श रहता है वो भी मूर्धन्य व्यंजन का उदाहरण है। फिर हम आते हैं दोस्तों वट्स्य। तो जिन व्यंजनों का उद्भव जीभ के द्वारा वट्स्य अर्थात ऊपरी मसूड़ा से के स्पर्श से होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वट्स्य व्यंजन कहते हैं। तो वट्स के अंतर्गत क्या आ जाएगा? न, ल और र। न, ल तथा र ये सभी वट्स्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। फिर हम आते हैं दंत। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण दांत की सहायता से होता है उसको हम दंत व्यंजन कहेंगे। इसमें जीभ की नोक ऊपरी दांत की पंक्ति का स्पर्श करती है। जैसे उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं त वर्ग। तो त वर्ग के जितने भी अक्षर आते हैं जैसे त, थ, द, ध, न, ये सभी क्या है? दंत व्यंजन है। ल और स को भी दंत व्यंजन के अंतर्गत शामिल किया गया है।
ओष्ठ में हम आते हैं तो दोनों ओठों के मिलने से उच्चारित होने वाली ध्वनि को ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, प वर्ग, तो प, फ, ब, भ, म, ये सभी ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए हमने व्यंजनों का जो वर्गीकरण है उसको एक टेबल के माध्यम से दर्शाया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत क्या क्या आता है, स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत क्या क्या आता है, नासिक के व्यंजन के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, पार्श्विक में क्या आएगा, प्रकंपी में क्या आएगा, उसी तरह उच्छिप्त में क्या आ जाएगा, और संघर्षी में किसको रखा गया है, उसी प्रकार अर्धस्वर में किसको रखा गया है। तो इस टेबल के माध्यम से आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम तीसरा जो विभाजन है उसको देखते हैं। तो तीसरा विभाजन है स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो इस आधार पर व्यंजन को दो वर्ग बना सकते हैं। पहला है घोष और दूसरा है अघोष। तो घोष ध्वनि क्या होती है, तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ एक दूसरे के निकट होती है और निःश्वास वायु निकलते समय उसमें कंपन होती है। दोस्तों, ध्यान देने लायक बात यह है कि जो स्वर तंत्री होती है यह गोलाई लिए होती है और इसमें दो झिल्लियाँ होती है। ये दो झिल्लियाँ होती है और जब ये दो झिल्लियाँ पास पास हो तो हवा, ये जो बीच से हवा निकलती है उसमें स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, और जब स्वर तंत्रियाँ अधिक दूर हो तो यहाँ से जो हवा आएगी निकलेगी बाहर, उसमें कंपन नहीं होगा। तो इसी के आधार पर हम दो भाग में बांट सकते हैं। तो पहला होगा घोष और दूसरा होगा अघोष। तो घोष में क्या होता है, जब स्वर तंत्रियाँ एक दूसरे के निकट हो और निःश्वास वायु निकलने में उसमें कंपन हो, तो प्रत्येक वर्ग की अंतिम तीन, तीसरी, चौथी और पांचवी ध्वनियाँ घोष कहलाती है। प्रत्येक वर्ग की बोला जा रहा है, तो यहाँ पे क वर्ग की जो अंतिम तीन है, जैसे क ख को छोड़कर ग घ अंग, ये तीन, उसी प्रकार च वर्ग को छोड़कर च और छ को छोड़कर क्या हो जाएगा, च छ को छोड़कर ज झ य, ये क्या हो जाएगा, घोष कहलाएगा। तो प्रत्येक वर्ग की, 5 वर्ग हैं हमारे पास, तो प्रत्येक वर्ग की अंतिम जो 3 वर्ण हैं उसको हम क्या बोलेंगे, घोष। उदाहरण के लिए ग घ अंग ज झ य, है ना, इसको हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं अघोष। तो अघोष में क्या होगा, जिनके उच्चारण समय स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अघोष व्यंजन। तो अघोष व्यंजन के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग की प्रथम और द्वितीय जो अक्षर है वह आती है। तो पहली और दूसरी जो ध्वनियाँ हैं वह आती है, जैसे क ख च छ ज झ। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। फिर अगला विभाजन करते हैं हम प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर हम दो भागों में बांट सकते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। दोस्तों, प्राण का अर्थ होता है वायु, तो इस आधार पर व्यंजन के दो वर्ण बना सकते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण में आते हैं अल्प प्राण, जिनके उच्चारण में सीमित वायु निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। अर्थात जब हम कुछ ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण समय हमारे मुख से कम वायु निकलती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अल्प प्राण। तो ऐसी ध्वनियाँ ह रहित होती है, अर्थात उन ध्वनियों के उच्चारण में ह नहीं आता। तो प्रत्येक वर्ण की प्रथम, द्वितीय और पंचम ध्वनियाँ जो होती है, जैसे क ग अंग, ये सभी क्या होगी, अल्प प्राण। तो जैसे हमने क वर्ग का देख लिया, उसी प्रकार अन्य वर्गों का भी हम देख सकते हैं। तो अल्प प्राण में प्रथम, द्वितीय और पंचम स्थान की ध्वनियाँ आती है।
महाप्राण तो जिनके उच्चारण में अपेक्षाकृत अधिक वायु लगती है, अर्थात जब हम इन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो अधिक वायु हमारे मुख से निकलती है, तो ऐसी ध्वनियाँ ह युक्त होती है, जैसे प्रत्येक वर्ग की दूसरी और चौथी ध्वनियाँ। तो ध्यान रखें, अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग की प्रथम, द्वितीय और पंचम तथा महाप्राण में दूसरी और चौथी ध्वनियाँ ये महाप्राण कहलाती है। यहाँ पे बताया गया है कि जो महाप्राण ध्वनियाँ होती है उनमें ह युक्त होता है। जैसे मैं ख बोल रहा हूँ, ख, तो इसके आखिरी में ह आ रहा है। उसी तरह घ, झ, ठ, ढ, तो इसमें ह आ रहा है, इस कारण ये क्या कहलाएगी? महाप्राण कहलाएगी। तो आप उच्चारण के द्वारा समझ सकते हैं। अगला विभाजन है अनुनासिकता के आधार पर। अनुनासिकता के आधार पर मुख और नासिका मार्ग से निकलने वाली निःश्वास वायु के आधार पर व्यंजनों को दो वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। बोलने का अर्थ यह है कि जब हम किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो कुछ ध्वनियों के उच्चारण में जो वायु है हमारी मुख और नासिका मार्ग दोनों से निकलती है, और कुछ ध्वनियों के उच्चारण में केवल नासिका मार्ग से निकलती है। तो ऐसे दो भागों में हम बांट सकते हैं, मौखिक और नासिक के। तो मौखिक ध्वनियों में देखते हैं कि जिसके उच्चारण में वायु मुख मार्ग से निकलती है, इसको हम क्या बोलेंगे? मौखिक। तो मौखिक के अंतर्गत क्या आ जाएगा? क, च, ट, त। इनका उच्चारण करके देखने से जो वायु निकलती है वो केवल मुख मार्ग से निकलती है। उसी तरह नासिक के, तो जिसमें निःश्वास वायु मुख्यतः नासिक के मार्ग से बाहर निकलती है। तो हर वर्ग का जो पांचवा वर्ण है, हर वर्ग, कितने वर्ग है? 5, तो 5 वर्ग के पांचवा वर्ण, जैसे क वर्ग में अंगा, च वर्ग में इया, है ना? तो ऐसे ही अन्य वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है वह क्या कहलाता है? नासिक कहलाता है। फिर इसके बाद हम अगले विभाजन की तरफ जाते हैं, संयुक्तता के आधार पर व्यंजनों का विभाजन। तो इस आधार पर व्यंजनों के 3 वर्ग बना सकते हैं। कितने वर्ग? 3 वर्ग। पहला है असंयुक्त, इन्हें मूल व्यंजन भी कहते हैं। जो व्यंजन अकेले स्वतंत्र रूप में हों उसे हम क्या कहेंगे? असंयुक्त व्यंजन। जैसे क, ख, च, त आदि, ये सभी अकेले हैं, इस कारण स्वतंत्र हैं और इसे हम असंयुक्त कहेंगे। संयुक्त व्यंजन में आते हैं, संयुक्त मतलब मिला जुला हुआ। तो जब दो विभिन्न व्यंजन ध्वनियाँ एक साथ प्रयुक्त हो, इनमें एक आधी हो और दूसरी पूरी हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? संयुक्त। तो एक अर्ध और एक पूर्ण ध्वनि होती है। जैसे मैं रक्त शब्द लेता हूँ तो रक्त शब्द का आधा क और त, कत। उसी तरह प्यारा में आधा प और य, ये सभी जो कत और प्य है ये क्या कहलाएगा? संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। द्वित्व व्यंजन क्या कहलाएगा? जब किसी एक व्यंजन का एक अर्ध तथा दूसरा पूर्ण हो, अर्थात कोई एक ही व्यंजन लिया गया हो और उसका आधा और उसका पूरा रूप प्रयुक्त होता है। जैसे उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि पत्ता शब्द है, पत्ता शब्द का जो त और त है, आधा त और त है, ये क्या है? द्वित्व कहलाता है। उसी तरह गप्पा में का जो प, आधा प है और पूरा प है, ये सभी क्या कहलाते हैं? द्वित्व। तो एक ही वर्ण का आधा और पूरा रूप जहाँ प्रयुक्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं? द्वित्व। इस तरह से हमने यह भी विभाजन देख लिया। अब हम आखिरी विभाजन की तरफ आते हैं, जो है मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर। तो दोस्तों, मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार यह है कि जो हम जब किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो हमारा जो मुख है वो मुख की मांसपेशियाँ दृढ़ होती है, मध्यम होती है या शिथिल होती है। इस आधार पर हम
व्यंजनों का, ध्वनियों का वर्गीकरण करते हैं। तो इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला दृढ़, जिनके उच्चारण में मुख की मांसपेशियां दृढ़ हो जाती है। आप उच्चारण करके देखिए, समझ आ जाएगा। जैसे ड, ढ, स, द, इनके उच्चारण में हमारा जो मुख होता है उसकी मांसपेशियां दृढ़ हो जाती है। उसी तरह मध्यम, जिनमें मुख की मांसपेशियां न तो विशेष दृढ़ होती है और न विशेष शिथिल होती है। तो इसका उदाहरण है च, श। और तीसरा है शिथिल। तो शिथिल के उच्चारण में क्या होगा, हमारी इसके उच्चारण में मुख की मांसपेशियां शिथिल ही रहेंगी, जैसे प और क। तो इसका उच्चारण करके आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने स्वर व्यंजन का वर्गीकरण को जाना कि व्यंजनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, इनका वर्गीकरण का आधार क्या क्या है, इसके बारे में भी हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो निश्चित ही आपको यह लाभदायक सिद्ध होगा यह वीडियो। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।